दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाली यूनिट चल रही है। उसमें अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कहाँ से वो प्रोड्यूस होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल की इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस कर लिया था। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्के आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नोट, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जो बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई थी वो किसके कारण आई थी? संधारित्र। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि संधारित्र को अपन बैटरी की सहायता से जब अपन जोड़ते हैं तो चालन धारा का प्रवाह होता है। जब संधारित्र का संयोजन बैटरी से करते हैं तो तारों, कौन से तारों? तो संयोजन तारों से प्रवाहित धारा चालन धारा होती है। कौन सी धारा होती है दोस्तों? संयोजन तारों से प्रवाहित धारा चालन धारा होती है, जिसको अपन IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, जबकि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जबकि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, कौन सी धारा होती है? विस्थापन धारा होती है। के मध्य विस्थापन धारा, जिसको अपन क्या कहते हैं? ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 d E अपॉन dt, d फाई E अपॉन dt क्या होती है? के बीच में ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवर्ती, कि जब चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, जब EM वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है लेकिन आवर्ती नहीं बदलती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन भी हो सकता है। जितनी भी प्रकाश की घटनाएं हैं वो सारी संभव हैं, लेकिन वहां पर क्या चीज नहीं बदलती है? आवर्ती नहीं बदलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन में भी आवर्ती नहीं बदलती है, अपवर्तन में भी आवर्ती नहीं बदलती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बदलती है, लेकिन आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखेंगे, आवर्ती दोस्तों क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। जिससे
जिससे पृथ्वी के प्राणियों पर उनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही अवरक्त किरणों को रोकती है, जिससे ये किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और पृथ्वी का वायुमंडल गर्म बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कौन सी किरणों के कारण गर्म बना रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी अवरक्त किरणों को भी रोक देती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म बना रहता है। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। और सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को, पैरामैग्नेटिक किरणों को रोककर जितने भी प्राणी हैं उनको क्या करती है, पैरामैग्नेटिक किरणों से उनकी रक्षा करती है। ये इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट करंट तो होती केवल संधारित्र में है। संधारित्र में जैसे अपन बात करें तो संधारित्र की धारिता कुचालक भरने से संधारित्र की धारिता बढ़ती है। धारिता का मतलब है आवेश धारण करने की क्षमता। और आवेश जब इसके अंदर हो जाता है तो संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर संधारित्र की ऊर्जा संचित होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, Q²/2C या 1/2 CV² या 1/2 QV। ये संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा है, ठीक है, जिससे अपन क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जब अपन इसके अंदर कुचालक भरते हैं तो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो अपन क्या बोल रहे हैं कि कुचालक भरने से संधारित्र की आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ गई, और एक तरफ अपन ये भी जानते हैं कि भाई संधारित्र के अंदर तो कुचालक है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, क्योंकि कुचालक तो वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो यहाँ एक अलग से जो धारा होती है जो फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रवाहित होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा के बारे में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो यदि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण है तो सही है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण है तो भी सही है, ठीक है। और किसके अंदर, भाई संधारित्र की प्लेटों के अंदर ये विस्थापन धारा रहती है। दूसरी बात कि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती हमेशा क्या बदलती नहीं है। और ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों का अवशोषण करती है, जिससे प्राणियों की रक्षा होती है, और अवरक्त किरणों के कारण पृथ्वी का तापमान है वो गर्म बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, कि भाई विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो क्या क्या है और किस हिसाब से, ठीक है ना। वो पूरा अपने सिलेबस में अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को G, X, U, V, I, M, R एक वर्ड याद कर लो। इधर से इधर अपन जाते हैं तो लेमड़ा इंक्रीज होता है, लेमड़ा बढ़ता है, और इधर से इधर आते हैं तो आवर्ती बढ़ती है। यानी सबसे ज़्यादा इसको अपन क्या कहेंगे, गामा किरणें या गामा तरंगे बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, अक्स तरंगे, अक्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्या कहलाती हैं, अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी विकिरण या पैराबैंगनी तरंगे। ये क्या कहलाता है,
दृश्य प्रकाश, और ये खुद भी किससे बना होता है? विबग्योर, यानी जो आदमी ह्यूमन की आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है उसे अपन क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसकी वेवलेंथ जो है वो अपन को 700 नैनोमीटर से यानी 3800 4000 से 7000 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम क्या होती है? इसकी वेवलेंथ होती है, रेंज होती है। कई बार 3800 से 7800 अपन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो तरंगे हैं ये अवरक्त तरंगे हैं, ये सूक्ष्म तरंगे हैं। क्या है? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। और दोस्तों लास्ट की क्या है? रेडियो तरंगे। इन सारी 1 2 3 4 5 6 7 जो विकिरणें हैं इनको एक साथ अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब अपन अलग अलग इंडिविजुअली इनको ये देखेंगे कि भाई ये कैसे तो ये उत्पन्न होती हैं, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, क्या इनकी तरंग दैर्घ्य है, और ये क्या क्या काम में आती है। ठीक है, मोस्टली यही से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। तो अपन एक एक टेबल बना के इनकी स्टडी करेंगे और उसी हिसाब से दोस्तों आपको स्टडी करनी है। इसमें यदि कुछ याद नहीं रह सके तो कम से कम ये किससे तो उत्पन्न होती हैं और क्या काम में आती है। जैसे मान लो ये आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग यूज होती है, तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में दोस्तों अवरक्त तरंगे यूज में होती हैं। ठीक है, दूसरी कि अपन जैसे घर में मम्मी है खाना बना रही है तो जो कढ़ाई होती है वो कई बार क्या होती है? इमिट करती है रेडिएशन को, तो वो कौन सी तरंगे होती हैं? वो भी अवरक्त तरंगे होती हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अपन एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल की सहायता से अपन किस क्रम में अपन इसको बता रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अपन डिस्कस कर रहे हैं। किसके क्रम में? तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहां से देखिए अपन सीरियल नंबर, क्रम संख्या। ठीक है, इसके बाद में विकिरण, रेडिएशन, कौन सी विकिरण है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि इसकी खोज किसने, वैज्ञानिक ने की। खोज क्या होगी इसकी। ठीक है, कैसे उत्पन्न, स्रोत या कैसे उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने का स्रोत। ठीक है, फिर दोस्तों तरंग दैर्घ्य प्रकाश, तरंग दैर्घ्य प्रकाश कहां से कहां तक। ठीक है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश के बाद में क्या आ जाए? आवर्ती प्रकाश। ठीक है, आवर्ती प्रकाश के बाद में ऊर्जा प्रकाश। ऊर्जा प्रकाश के बाद में गुण, और गुण के बाद में है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर तरंग के बारे में अपन को ज्यादा इनको रटना नहीं है, केवल आपको पढ़ना है। यदि आप इनको पढ़ोगे कंटिन्यूअसली तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी पक्का। ठीक है, सबसे पहले अपन किस रूप में लिख रहे हैं इसको? तो लेमड़ा के बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, यानी सबसे पहले कम लेमड़ा, उसके बाद में ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। कैसे? यदि लेमड़ा के बढ़ते क्रम में मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? जैसे क्रम संख्या 1 G X U V I M R, यानी सबसे कम लेमड़ा किसकी है? गामा रेडिएशन की है। उसके बाद में एक्स की इससे ज्यादा है, लेमड़ा की बात कर रहा हूं मैं, आवर्ती की बात नहीं कर रहा हूं। फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, फिर माइक्रोवेव है, और फिर क्या है? रेडियो वेव। ठीक है, सबसे पहले अपन एक नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं गामा किरणें। ठीक है भाई, खोज करता कौन सी है? गामा किरणें। विकिरण कौन सी है? गामा किरणें, या फोटोन भी बोल सकते हो। खोज किसने की? खोज, इसके वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, बेक्यूरल, या हेनरी बेक्यूरल, या मैडम क्यूरी। खोज इसकी किसने की? हेनरी बेक्यूरल एवं मैडम
क्यूरी। मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी की वाइफ थी। ये एक ऐसी मैडम है जिसको तीनों ब्रांचेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों में नोबेल प्राइज मिला हुआ है मैडम क्यूरी को। ठीक है ना। गामा किरणें हैं, खोजी किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने भी खोजी इनको, तथा मैडम क्यूरी दोनों ने मिलकर खोजी। और कहां से इनका उत्पन्न होने का सोर्स क्या है दोस्तों? उत्पत्ति है रेडियो सक्रिय नाभिकों के क्षय के कारण। रेडियो सक्रिय नाभिकों के क्षय के कारण जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनसे गामा रेडिएशन क्या होती है? इमिट होती है। तरंग दैर्घ्य परास, इनकी लैम्ब्डा परास 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर। आवर्ती, अब आवर्ती है जस्ट इसकी न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन लेमड़ा। सी क्या है? प्रकाश का वेग। ये आपके पास में लेमड़ा आ गई तो रेंज आ सकती है, आ सकती है ना। तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। 3 गुणा 10 की पावर 22 हर्ट्ज से 3 गुणा 10 की पावर, भाई इसमें सी ये घात भी तो जुड़ेंगी, 10 की पावर 18, भाई न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे लेमड़ा, यानी 10 की पावर -14, तो 14 इसमें जुड़ेगी, तो 14 और 8 22 हो गए ना। और 10 की घात -10, तो 10 की घात -10 18 हो गई, 3 यह आ गई। भाई न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन लेमड़ा से अपन निकाल लेंगे। और ऊर्जा ये आपके पास में आ गई आवर्ती, आवर्ती में एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई बराबर एच न्यू। ये कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्या गुण है इसमें? सबसे पहला गुण है उच्च भेदन शक्ति। उच्च भेदन शक्ति कि चाहे कितनी मोटी दीवार हो, गामा किरणें हैं वो उनको क्या कर जाएगी? भेद कर जाएगी। दूसरी क्या है इसमें गुण है कि ये अनावेशित होती हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, फोटोन। ठीक है। और इनकी जो आयनन शक्ति है वो कम होती है, तो अपन क्या लिखेंगे? कम आयनन। क्या हो जाएगी दोस्तों? कम आयनन शक्ति इनकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी उच्च भेदन क्षमता, अनावेशित और निम्न या कम आयनन शक्ति, इनकी आयनाइजेशन जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इनकी। ठीक है। उपयोग कहां? यह भी इंपॉर्टेंट है। उपयोग है नाभिकीय संरचना, नाभिकीय संरचना, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में। नाभिकीय संरचना के अध्ययन में। नंबर 2 और कहां काम में आती है भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा। और चिकित्सा में भी किस? कैंसर, कैंसर के इलाज में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के इलाज, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा में कब? कहां? कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में ये काम में ली जाती है। ये इतनी बातें अपन को एक रेडिएशन के बारे में दोस्तों याद रखनी है। ठीक है। मोस्टली आपको क्या याद रखना है कि स्रोत काय से तो उत्पन्न हुई है, और इसमें एक याद रख लो, ये न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा से इसकी आवर्ती आप निकाल सकते हो। और इनके गुण क्या क्या है? ठीक है। अनावश्यक कम आयनन क्षमता, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में और चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा में भी कहां? कैंसर के उपचार में इसकी स्टडी अपन को करते हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरा देखिए, दूसरी अपन बात करें, दूसरी कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें। 2 नंबर की जो किरणें हैं वो क्या है दोस्तों? एक्स किरणें। कौन सी किरणें भाई? एक्स किरणें। एक्स किरण को किस वैज्ञानिक ने खोजा? रोंजन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। किसने दोस्तों? रोंजन। किसने खोजा? रोंजन ने इसको खोजा। ठीक है भाई। कहां कैसे उत्पन्न होती हैं? इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है?
एक्स किरणों की उत्पत्ति का कारण है भारी लक्ष्यों पर, भारी लक्ष्यों पर, यानी भारी लक्ष्यों का मतलब भारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम 238 है या 200 से ऊपर के जिनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के, भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से उत्पन्न होती है। कौन सी? एक्स किरणें। इनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश कितनी है? 6 × 10⁻12 मीटर से 10⁻12 मीटर से 10⁻9 मीटर। ये आ गई। इसको न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा से अपन निकालेंगे, सी अपॉन लेमड़ा से निकाल देंगे। सी क्या है? प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸। तो यहां से इसकी आवर्ती प्रकाश अपन लिखेंगे तो वो कितने हो जाएगी? 5 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी? 5 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। और इनकी एनर्जी है वो क्या है? रेंज लिख लो, 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुण क्या क्या है? पहला, निम्न भेदन शक्ति, निम्न भेदन क्षमता या निम्न भेदन शक्ति। नंबर 2, निम्न भेदन क्षमता हो गई। और नंबर 2 क्या है? सभी तरंग दैर्घ्यों के समान गुण, केवल किसको छोड़कर? गामा किरणों के समान अन्य गुणधर्म, तरंग दैर्घ्य को छोड़कर। निम्न भेदन क्षमता इसकी है। और कहां कहां काम में आती है? नंबर 1, चिकित्सा लक्षण तथा उपचार, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरणें हैं तो दोस्तों क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में भी काम में लिया जाता है। क्रिस्टल संरचना, ये तो इसका उपयोग हो गए, गुण नहीं है। अन्य तरंगों के समान निम्न भेदन क्षमता होती है। और इनकी आयनीकरण जो क्षमता होती है, आयनन शक्ति, वो किससे? गामा से ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो वो अपन देख लेंगे। गामा किरणों से इनकी आयनन क्षमता ज्यादा होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में, क्षेत्र का भी क्या है? कैंसर ऊतकों को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। और नंबर 3, औद्योगिक रेडियोग्राफी, औद्योगिक, ये नया नाम है, आ सकता है, रेडियोग्राफी में भी एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? और इसमें तरंग दैर्घ्य को छोड़कर गामा किरणों के समान, ये लो लिख देता हूं यहां पर, तरंग दैर्घ्यों को छोड़कर अन्य गुणधर्म गामा किरणों के समान। गामा किरणों के समान इनके गुणधर्म हैं। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से करना है। कैसे उत्पन्न होती हैं? भारी लक्ष्यों को उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से। ये एक रेंज आप याद रखोगे, दूसरी अपने आप निकालोगे। इसमें एच न्यू आ गई तो एच न्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी आ जाएगी। निम्न भेदन क्षमता तरंग दैर्घ्यों को छोड़कर। और चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ तो ये कैंसर के इलाज में है और यहाँ कैंसर ऊतकों को नष्ट करने में, या कैंसर चिकित्सा लक्षण कि भाई इसमें कैंसर के लक्षण हैं या नहीं हैं, उनका पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान से रखोगे। तीसरी जो किरणें हैं दोस्तों, वो कौन सी हैं भाई? पैरा बैंगनी किरणें।
कौन सी हैं? पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पैराबैंगनी किरणें। किसने खोजी? खोजकर्ता कौन है? रीटर नाम का वैज्ञानिक है, रीटर। ठीक है, पैराबैंगनी किरणें। ये दो रेडिएशन को उतार लो ताकि मैं मिटा दूं। तीसरे नंबर की जो रेडिएशन है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। आप उतार लो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो रेडिएशन है वो क्या है? पैराबैंगनी किरणें। बहुत सरल है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की जो रेडिएशन है तीसरा, क्रम संख्या 3 और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी? पैराबैंगनी। किसने खोज की? रीटर। किसने खोज की? रीटर। और उत्पन्न कैसे होती हैं? गैसों के आयनीकरण द्वारा। कैसे उत्पन्न होती हैं? गैसों के आयनीकरण द्वारा। सूर्य स्रोत क्या है? सूर्य विद्युत विसर्जन या निर्वात स्पार्क। निर्वात में जो स्पार्किंग होती है ना, निर्वात स्पार्क से। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें अभी अपने विद्युत विसर्जन, डिस्चार्जिंग या स्पार्किंग, ठीक है, और निर्वात स्पार्क द्वारा, कि निर्वात में स्पार्किंग हो रही है तो वहां से पैराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितनी है दोस्तों? 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -7 मीटर। इसमें आपको इसके पास वाला मैग्नीट्यूड याद रहे या नहीं रहे, लेकिन परिमाण इनका याद रहना चाहिए। 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर, और 3 गुणा 10 की पावर 8 से इसको अपन सोल्व करेंगे तो इनकी आवर्ती प्रकाश कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 10 की पावर 17 हर्ट्ज। हर्ट्ज से कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि भाई पैराबैंगनी किरणों की ऊर्जा की प्रकाश होती है 10 की घात 6, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे। ठीक है, गुण क्या क्या गुण है इसमें? ठीक है, पहला क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। गुण क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, और एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? प्रकाश के सभी गुणधर्म है इसके अंदर, प्रकाश के सभी गुणधर्म इसके अंदर है। काम में क्या आती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अपन को इसके याद रखना है क्या क्या काम में आती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में। जब जल अपन शोधन करते हैं तो उसमें जो जीवाणु हैं उनको मारने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेत्र शल्यता में, नेत्र शल्यता आंखों के ऑपरेशन में, और आंखों के ऑपरेशन में एक प्रणाली है लासिक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लासिक, LASIK, लासिक प्रणाली में। लासिक क्या है? एक आंखों का ऑपरेशन करने की प्रणाली है, तो लासिक प्रणाली में भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अदृश्य लिखाई,
आदर्श लिखाई की पहचान करने में, आदर्श लिखाई नकली दस्तावेजों का पता लगाने में भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या नकली दस्तावेज या आदर्श लिखाई का मतलब क्या है, अपमिश्रित, जैसे एक लिखावट उसके ऊपर दूसरी लिखावट, तो अपमिश्रित लेख की पहचान करने में भी किया जाता है। अपमिश्रित लेख की पहचान, जैसे एक अक्षर लिख दिया उसके ऊपर अपन दूसरा लिख दें तो पहले वाले ने क्या लिखा था उस अक्षर की पहचान करने में भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चौथा नंबर जो है दोस्तों वो किसका है, विजिबल का। वी आ गया। ठीक है, कौन सी किरणें है, विजिबल। और इसे अपन क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में कौन कौन सी है, विबग्योर, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। खोज किसने की, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश होता है, सबसे पहले न्यूटन। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ताप दीप्त वस्तुओं से। किससे, ताप दीप्त वस्तुओं से। दृश्य प्रकाश किससे उत्पन्न होता है, ताप दीप्त वस्तुओं से। और दूसरी क्या है कि परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संचरण, गैस अनावेशित नलिका या ताप दीप्त ठोस तथा द्रव। ताप दीप्त याद कर लो कि जो वस्तुएं ताप से जगमगाने लग जाती हैं, यानी लाइट आते ही पड़ते ही चमकने लग जाती हैं, ताप दीप्त वस्तुओं से कौन सी किरणें निकलती हैं, दृश्य तरंगें निकलती हैं। ठीक है भाई, इनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश कैसी कितनी होगी, 6 गुणा 10 की पावर यानी 10 की पावर -7 मीटर से 3800, 3.8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर से 3800 से 7800, 7.8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर तक, बहुत ही स्मॉल रेंज होती है। और आवृत्ति यहाँ से इसकी कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज से कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ से इसकी एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका गुण इसके, इनका परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है, ये इसके गुण है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण भी हो सकता है, विवर्तन भी हो सकता है, ध्रुवण भी हो सकता है। व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है आदि। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये इनके गुण है। कहाँ कहाँ काम में आती है, वस्तुओं को देखने में, यानी मानव नेत्र के आंखों पर तो दृष्टि संवेदना जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, इसके कारण ही होती है। और इसमें भी ये कई किरणों से, विबग्योर, ठीक है, इनसे बनी होती है। इन अलग अलग क्या है, इन रंगों के भी क्या है दोस्तों, अलग अलग आवर्ती रेंज है, लेकिन वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। वस्तुओं को देखने में, और दूसरा क्या है, आणविक संरचना के अध्ययन में। आणविक संरचना के अध्ययन में, आणविक संरचना के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो तरंग आ रही है 5 नंबर की, ठीक है, यही कर देते हैं 5 नंबर की। आई, अवरक्त किरणें, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है। अवरक्त किरणें इंपॉर्टेंट। ठीक है, खोजा किसने, अवरक्त किरणों को किस वैज्ञानिक ने खोजा भाई, अवरक्त किरणों को खोजा विलियम हर्सेल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। और ये उत्पन्न कैसे कैसे होती हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो अवरक्त किरणें हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से, पदार्थों को
उच्च ताप तक गर्म करने से अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, परमाणु तथा अणु में बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के रिकॉम्बिनेशन से, पुनर्संयोजन से। ठीक है। और 3 नंबर कि अणु तथा परमाणु कोई ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, घूर्णन ऊर्जा है या कंपन ऊर्जा है, तो अणु तथा परमाणु की घूर्णन तथा कंपन ऊर्जा में परिवर्तन के कारण भी कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। तो कंपन तथा घूर्णन के कारण ऊर्जा में परिवर्तन के कारण भी अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनकी तरंग दैर्घ्य रेंज कितनी है दोस्तों, 7.8, 7800 होगी, तो 7.8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर से कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 मीटर तक, 10 की पावर -3 मीटर से। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज से कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुणा 10 की पावर 11 हर्ट्ज। ठीक है, और इनकी ऊर्जा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या इनके गुण क्या हैं, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कोई वस्तु जैसे गर्म हो गई है तो उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। दूसरा, उसमें प्रभाव सर्वाधिक अवरक्त, उसमें प्रभाव से अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं, से सर्वाधिक उत्पन्न होती हैं। इनके गुण इंपॉर्टेंट हैं। पहला गुण क्या है भाई, क्या क्या काम में आती हैं, अवरक्त फोटोग्राफी में सबसे पहला है अवरक्त फोटोग्राफी में। ठीक है। दूसरा, आणविक संरचना के अध्ययन में, आणविक संरचना के अध्ययन में। नंबर 3 है रोगों की सिकाई में, रोगी की सिकाई में, सेक लगते हैं ना, रोगी की सिकाई में। और चौथा, सोलर कुकर में। ठीक है। 5वां, रिमोट कंट्रोल में, टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, तो टीवी का रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी जो आगे आप ध्यान से आप देखोगे, मोबाइल की स्क्रीन पे यदि देखोगे, आप मोबाइल में बैक कैमरा स्टार्ट करके देखोगे तो वहाँ से एक जो लाइट आपको होगी, मिलेगी, दिखाई देगी, वो कौन सी है, अवरक्त है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों अवरक्त किरणों का या अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है टीवी रिमोट कंट्रोल में। इसको आप ध्यान में रखोगे। ये 5 प्रकार की तरंगें अपनी हो गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर की, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ ही अपनी आधी यूनिट जो ये पूरी यूनिट थी, इसमें 2 चैप्टरों में डिवाइड है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे और कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। इनके गुण धर्म आपको बिल्कुल रटने हैं।
ठीक है दोस्तों, पांचवी प्रकार की जो अपनी किरणें आती हैं वो कौन सी है? माइक्रोवेव। कौन सी है? सूक्ष्म तरंगे, हिंदी में इनको बोलेंगे सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव। ठीक है, सबसे पहले इनकी खोज जो की वो किसने की? हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने की। हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने। और हर्ट्ज ने और क्या किया था? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थी उनका प्रायोगिक सत्यापन भी किसने किया था? हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो सूक्ष्म तरंगों को खोजा किसने? हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने सूक्ष्म तरंगों को खोजा था। कैसे उत्पन्न होती है? इनके उत्पन्न होने की क्या है? स्फुरलिंग, स्फुरलिंग, स्फुरलिंग। ठीक है, स्फुरलिंग से उत्पन्न होती है। दूसरी क्या उत्पन्न होती है? विसर्जन द्वारा, विसर्जन द्वारा। और दोस्तों दो डिवाइसेस होती हैं, एक तो होता है क्लिस्ट्रॉन और एक होता है मैग्नेट्रॉन। तो दोनों द्वारा, विसर्जन द्वारा, मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन द्वारा। ये कोई युक्ति है, एमएससी फाइनल में ये प्रैक्टिकल भी है। मैग्नेट्रॉन जिसको अपन क्या कहते हैं? माइक्रोवेव ट्यूब। और दोस्तों क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन भी क्या है? एक युक्ति है जो सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करने के काम में आती है। तो इन स्रोत, ये स्रोत हैं किस काम के लिए? सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करने के लिए काम में। ठीक है, इनकी तरंग दैर्घ्य जो परास है वो कितनी है भाई? 10⁻³ 10⁻³ मीटर टू 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर तक है। इनकी आवर्ती परास 3 गुणा 10⁻11 हर्ट्ज से टू 10⁻9 हर्ट्ज तक इनकी आवर्ती है। 3 गुणा 10 होगी। एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनके गुण, गुण क्या है? सबसे पहला तो क्या है? ऊष्मीय परावर्तन, इनके गुण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, इनके गुण क्या क्या है? गुण है प्रदर्शित तरंगों के गुण, प्रदर्शित तरंगों के गुण, प्रदर्शित तरंगों परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन कोमा अपवर्तन, विवर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है की परिघटना हो सकती है किससे? सूक्ष्म तरंगों से। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं अब इनके अनुप्रयोग, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहला क्या है? राडार प्रणाली, रडार, रडार प्रणाली में, रडार प्रणाली का मतलब क्या है कि जो शिप्स होती हैं जो समुद्र में बीच में है उनको किधर जाना है, तो एक डिवाइसेस या एक युक्ति होती है जिससे अपन को सिग्नल मिलते हैं, उस जिसको अपन क्या कहते हैं? राडार। ठीक है ना, उसमें कौन सी तरंगों का? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? राडार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली में भी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा माइक्रोवेव ओवन में भी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। और गतिमान वाहन,
गतिमान वाहन या गेंद की गति ज्ञात करने में भी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये 6 नंबर की तरंगे हैं। कितने नंबर की तरंगे हैं? 6 की। 7 नंबर की तरंगे कितनी हो गई? 7 नंबर की है दोस्तों रेडियो तरंग। रेडियो तरंगे कौन सी तरंगे हैं? रेडियो। खोजी किसने? मार्कोनी। मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने खोजी। और उत्पन्न कैसे होती हैं? दोलितर परिपथ से। दोलितर परिपथ का मतलब ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू विच कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। तो डीसी को किस में बदलता है? एसी में बदलता है, दोलितर परिपथ कहलाता है। इसकी जो रेडियो जो तरंग दैर्घ्य परास होती है वो 0.3 टू फ्यू मीटर्स में इसकी रेंज होती है, और 10 की पावर 0 हर्ट्ज टू फ्यू हर्ट्ज। ठीक है, और इनकी एनर्जी 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0। और प्रदर्शित तरंगों के समान गुण प्रदर्शित तरंगों के गुण कण के गुण के समान, कण के समान उत्पन्न होते हैं। और इनका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ है? रेडियो एवं टीवी के संचरण, रेडियो एवं टीवी के संचारण में, और नंबर 2 सेल्यूलर फोनों में। सेल्यूलर फोनों में इसका उपयोग किया जाता है। सेल्यूलर फोनों में भी क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान में रखनी है। ये अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उसमें 7 प्रकार की तरंगे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि स्रोत किसके कारण तो उत्पन्न होती हैं और इनके क्या क्या उपयोग हैं। इनके दोस्तों क्या है, क्या क्या इनके उपयोग हैं, ये अपन को बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। यहाँ से अपना क्वेश्चन 1 है वो पूरा सही हो सकता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। और माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव का मतलब ही सूक्ष्म तरंग है। सूक्ष्म तरंग है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार माइक्रोवेव तो अगले ने दिया ही है, तो माइक्रोवेव थोड़ी होगा इसका आंसर। लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव ही होगा। ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातें अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, आ सकते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बिंदु स्रोत की, विद्युत चुंबकीय तरंग के बिंदु स्रोत की औसत निर्गम शक्ति, औसत निर्गम शक्ति 800 वाट। कितनी है? 800 वाट है। स्रोत से 3.5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान होगा। दूरी पर
विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो आंसर अपन को क्या दे रहा है, निर्गम शक्ति अपन को दे रखी है, यानी P अपन को दोस्तों क्या दे रखा है, वाट में दे रखा है। औसत निर्गम शक्ति कितनी दे रखी है, 800 वाट दे रखी है। और दूरी कितनी दे रखी है अपन को, R अपन को दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, तीव्रता अपन को बात करनी है, स्रोत की औसत निर्गम शक्ति इतनी है, स्रोत से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता P, और P बराबर क्या होता है, शक्ति बटे क्षेत्रफल, यानी P एवरेज बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब है क्या है कि भाई किसी बिंदु स्रोत से, देखिए बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है, तो बिंदु स्रोत से जब दोस्तों तरंगें उत्पन्न हो रही हैं तो हर डायरेक्शन में तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी गोलीय तरंगाग्र, और गोलीय तरंगाग्र है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और वैसे अपन देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता क्या होती है, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज। ठीक है, और वो एवरेज अपन ने निकाला तो वो कितना आता है, EM स्क्वायर, यानी अधिकतम मान, और बट्टे क्या है 2μ0 इंटू सी, कितना है 2μ0 इंटू सी। तो इसको और इसको दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां से EM बराबर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा μ0c P एवरेज, और बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। इनके सारों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अंडर द रूट 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, ठीक है भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8, P एवरेज यानी कितना है 800, तो 800 बटे 2 पाई, यानी 2 गुणा 2 पाई ले लो इसको तो, और गुणा 3.5 का होल स्क्वायर। और जैसे इसको सोल्व करोगे, आप लोगों को सोल्व करना है 22.6 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, मात्रक है। तो दोस्तों इसमें ये फॉर्मूला भी अपन को पूछ सकता है कि भाई ये फॉर्मूला कितना होगा, यही पूछ सकता है अगला। ठीक है, तो यहां से भी अपन को ये और फिर वैल्यू पुट करके अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपने पास में ये आ गया, यहां से क्या आ गया अपने पास में, विद्युत क्षेत्र आ गया। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ ले, पूरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कि इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कितना होगा, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, BM इक्वल्स टू EM अपॉन क्या हो जाएगा C। EM कितना आया है अपन ने 62.6 बट्टे कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जैसे ही ये आ जाएगा तो 2.09 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 टेस्ला, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। तो कितना आ जाएगा 2.09 गुणा 10 की पावर -7 टेस्ला। तो यहां से ये और फिर यहां से ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछ ले अगला कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, तो अपन ये निकाल लेंगे। पहले अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा और विद्युत क्षेत्र से अपन चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्या है दोस्तों, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम 1 वोल्ट पर मीटर है। तरंग की आवृत्ति 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। तरंग ZX के अनुदिश, तरंग ZX के अनुदिश संचरित होती है। विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र का औसत
ऊर्जा घनत्व जूल पर मीटर क्यूब में क्या होगा। ठीक है, औसत ऊर्जा घनत्व अपन जानते हैं, कितना होता है भाई, यू ई 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसका यदि अपन औसत मान लें इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, और ई का भी क्या हो जाएगा ई 0/√2। भाई ई इक्वल्स टू इसका अधिकतम मान, ये ई आर एम एस है, तो ई आर एम एस इक्वल्स टू ई 0/√2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, ये अपन कर रहे थे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, 1/4 गुणा 8.854 गुणा 10⁻⁻12 और गुणा कितनी है भाई 1, तो गुणा 1। ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा 2.2 गुणा 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियो अभिग्राही 300 मीटर बैंड पर संदेश प्राप्त करता है। 300 मीटर बैंड पर संदेश प्राप्त करता है यदि उपलब्ध प्रेरकत्व 1 mH है, तो आवश्यक धारिता का मान की गणना कीजिए। तो आवश्यक धारिता के मान की गणना करो। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो अभिग्राही है, 300 मीटर बैंड पर संदेश प्राप्त करता है। मीटर लेमड़ा दे रखी है अपन को, क्या दे रखा है लेमड़ा, कितना दे रखा है भाई 300 मीटर। सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ ही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या ज्ञात करना है, प्रेरकत्व है, तो धारिता का मान ज्ञात करना है, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई। तो सी इक्वल्स टू क्या होता है न्यू लेमड़ा, इंप्लाइज दैट न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा, बराबर कितना हो गया भाई 3 × 10⁸ बराबर कितना हो गया 10⁶ हर्ट्ज। क्या आ गया 10 की पावर क्या आ गया 6 हर्ट्ज आ गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं F इक्वल्स टू 1/2 और √LC। ठीक है, बराबर कितना हो गया 1 × 10⁶। सारी वेट पुट कर दोगे भाई, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास में न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका दोनों तरफ वर्क कर दोगे, तो वर्क कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4π² इंटू L इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, और C इक्वल्स टू C बराबर क्या हो जाएगा 10⁻12 गुणा 4π² और गुणा L। ठीक है, तो L कितना है 1 मिली हेनरी 1 mH मिली हेनरी। ठीक है, तो क्या जाएगा दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 पिकोफैरड। क्या आ जाएगा, सॉरी 25 पिकोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हिसाब से अपनी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये जो यूनिट है उस यूनिट का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल हैं 20-25 जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन एग्जाम न्यूमेरिकल्स को अपन सोल्व कर लेंगे और आगे अपन कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।